हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली की तरफ से रिलीज किए गए पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, जिसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो इन्होंने जो है एडमिशन पोर्टल ओपन कर दिया है नेशनल कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही साथ फॉरेन नेशनल्स के लिए। तो हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे कि जो नेशनल कैंडिडेट्स हैं, यानी जैसे कि आप लोग, यहाँ पे जो है इन्होंने एडमिशन के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम दोनों के लिए ही जो है इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द ईयर 2025 टू 2026। फर्स्ट सेमेस्टर इज ओपन नाउ। आपको जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना है और सारी डिटेल्स को जो है आप यहीं से जान सकते हैं। तो इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पेज ओपन हो जा रहा है। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे पीजी एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर फॉर पीजी पीएचडी प्रोग्राम। अब आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ना है तो इस पे क्लिक करेंगे। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट पढ़ने पे जो है मतलब बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं हो रही हैं, ऑल्दो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे। ऑल्दो इंफॉर्मेशन ब्रोशर का जो पेजेस है वो काफी ज्यादा है, 70+ पेजेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सिर्फ की डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दैट इज वेरी ऑब्वियस, आपको अपने एंड से भी एक बार ब्रोशर को पढ़ना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ की पॉइंट्स को कवर अप करूंगी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हैं और अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो ये आपके सामने जो है ओपन हो गया है। इस पे आपको लॉग इन करना है, पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जो है आपको बाकी सारी डिटेल्स को पढ़ लेना होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह, अनाउंसमेंट वगैरह दिया है वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे जो है क्लिक कर लेते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 75 पेजेस का है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर ले तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और हम जो है इस वीडियो में पीएचडी को कवर करने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए, एमएससी, इन सबको हम कवर अप नहीं करेंगे, एमटेक को भी कवर अप नहीं करेंगे। हम सिर्फ पीएचडी एडमिशन को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर आप एमटेक, एमएस या मास्टर डिग्री यहाँ पे करना चाहते हैं आईआईटी दिल्ली से, तो आप अपने एंड से इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके जरूर रीड कर लीजिएगा। वी आर ओनली गोइंग टू कवर दी पीएचडी पोर्शन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, एक्चुअल में यहाँ पे जो है 3 टाइप के आप कह सकते हो कमिटी है, ठीक है। अक्सर आप इसका नाम सुनोगे जब मैं आपको बताऊंगी तो, जो कि है डिपार्टमेंट रिसर्च कमिटी, जिसको कि डीआरसी कहा जा रहा है, सेंटर रिसर्च कमिटी जिसे सीआरसी कहा जा रहा है, एंड स्कूल रिसर्च कमिटी जिसे एसआरसी कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा इसी के अंडर में होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर हम मेन पहले इंफॉर्मेशन को देख लें रिगार्डिंग द डेट्स, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 7 अप्रैल। जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, डिपेंडिंग कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, तो वो जो है 14 मई से लेकर 16 जून के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। ओरिएंटेशन पीजी स्टूडेंट्स के लिए तो हम नहीं देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं देख रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लास 24 जुलाई मेंशन किया है। लेकिन जैसे कि अगेन मैंने कहा, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वैरी करेगा। तो अगर हम सबसे पहले पीएचडी एडमिशन की बात कर लेते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीएचडी एडमिशन, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। So admission to the PhD program is normally made on the basis of interview of eligible candidates. तो जनरली जो PhD के एडमिशन लेंगे ना स्टूडेंट्स, उनका मेनली जो है इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि कंडक्ट करवाया जाएगा डिपार्टमेंट, सेंटर या स्कूल कंसर्न थ्रू इट्स डिपार्टमेंट रिसर्च कमिटी, दैट इज डीआरसी के द्वारा या सीआरसी के द्वारा या फिर एसआरसी के द्वारा। इन तीनों कमिटी में से जिस भी कमिटी में आपका कैटेगरी फॉल होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर दैट इज क्वालिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो है इन्हीं कमिटी के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। यही कमिटी डिसाइड करेगी टू कंडक्ट, या फिर आपके लिए रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करना है, या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करना है, या मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट करना है, या किसी और तरीके से जो है यहाँ पर एक आप कह सकते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया सेट करना है।
तो ये टोटली जो है इन सारी कमेटी पे डिपेंड करता है। एडमिशन की बात करते हैं तो इनका पीएचडी में एडमिशन जो है जनरली एडवर्टाइज किया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अभी जिस एडवर्टीजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं ये मार्च में पब्लिश किया गया है, और साथ ही साथ अक्टूबर में भी ये पब्लिश करते हैं। तो अगला जो एडवर्टीजमेंट इनका रिलीज होगा ना पीएचडी के लिए वो अक्टूबर में होगा। हर एक साल इस तरीके से कंडक्ट करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कमिटी या तो टेस्ट लिया जाता है या तो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है इन द मंथ ऑफ मे एंड दिसंबर। तो अक्टूबर में जो ये लोग नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं उसका इंटरव्यू या एग्जाम आप दिसंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मार्च के लिए आप मई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट मेंशन की है यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं फॉर द फुल टाइम पीएचडी, क्योंकि इनके पास पार्ट टाइम पीएचडी का भी ऑप्शन है, फुल टाइम पीएचडी का भी ऑप्शन है। तो फुल टाइम पीएचडी के लिए क्या क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वो भी हम देखेंगे। बट ध्यान रहे कि आपका कैटेगरी यानी आपका डिपार्टमेंटल कैटेगरी जिस भी कमिटी के अंडर में आता है, जैसे डीआरसी, सीआरसी, एसआरसी, इनमें से जिस भी कैटेगरी के अंडर में आएगा, तो जो आईआईटी दिल्ली है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज करेगा, बट डिपेंडिंग अपॉन दीज कमिटी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है इन जनरल आप एलिजिबल हो जाएं, लेकिन ये सारी कमिटी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज करे जिसमें कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो वही बोला है, दीज आर द इंस्टीट्यूट मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड एनी डिपार्टमेंट्स सेंटर या स्कूल ऑपरेटिंग their DRC, CRC, SRC can specify higher shortlisting criteria than what is specified here। यानी यहाँ पे जितना कुछ मेंशन किया है उससे थोड़ा सा ज्यादा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने खुद ही फॉर्म में मेंशन कर दिया है। In addition to qualifying degree listed in the shortlisting criteria, the consideration of equivalent degree, if any, rest will be department, central and स्कूल। तो जो यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया गया है एलिजिबिलिटी का, तो आपके पास अगर वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तब तो ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट भी है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर कोई डिपार्टमेंट, सेंटर या स्कूल आपको अलाउ करता है, जिसको कि हम डीआरसी, सीआरसी या एसआरसी कह रहे हैं। जो कैंडिडेट दैट इज द कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर प्रोग्राम एंड हु एक्सपेक्ट टू कंप्लीट देयर qualifying degree requirement before the date of registration are also eligible to apply for the admission। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है अगर उससे पहले आपके पास अगर आपकी डिग्री चली आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग पर्पज के लिए ऐसे स्टूडेंट्स का जो है, जो भी अभी तक फिलहाल में जितने भी सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है लेकिन फाइनल सेमेस्टर उनका अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है, तो वो स्टूडेंट अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन उनका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पा रहे हैं या नहीं, जो इन्होंने जो है फॉर्म में मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास मास्टर डिग्री है एमटेक का, एमई का, एमडी का, एमडेस या फिर इक्विवेलेंट, तो इन दैट केस आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी, उनके लिए क्या होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनके लिए क्या होना चाहिए, दैट इज 60% मार्क्स या 6 CGPA ऑन 10 पॉइंट स्केल। और कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम इन दैट केस आपको देने की या फिर आपके पास होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन केस एमएससी, एमबीए, एमए, एमबीबीएस या इक्विवेलेंट डिग्री रखते हैं तो इन दैट केस आपके पास 60% मार्क्स या 6 CGPA चाहिए। और इस केस में जो है आपका गेट, CSIR नेट, UGC नेट, ICAR नेट, ICMR, DST इंस्पायर फेलोशिप, इनमें से कोई भी एक क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इन्होंने जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है उनमें से किसी भी एक एग्जामिनेशन की डिमांड की है। तो जैसे कि फिलहाल में आपका गेट का रिजल्ट निकला है, तो अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये ICAR नेट होता है जिसके लिए आप लेक्चरशिप के लिए दैट इज एलिजिबल हो जाते हैं, असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो ICAR नेट काफी बार स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम यहाँ इससे क्या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का ही जॉब मिलेगा, कुछ और कहीं और ये एलिजिबिलिटी नहीं देता है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी में भी इसको डाल दिया है, ठीक है। और बाकी तो देखिए इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लाइक CSIR, UGC नेट, ICMR, DST इंस्पायर, ये तो हर जगह ही एलिजिबल होते हैं। और इन केस अगर आपने BE, BTech या इक्विवेलेंट डिग्री रखा है तो इन दैट केस आपके पास 70% मार्क्स चाहिए 7 CGPA के साथ, अगर आपका ग्रेड पॉइंट स्केल था तो। और इसमें भी आपके पास गेट, CSIR, UGC नेट, CEED, ICAR, DST इंस्पायर में से भी कोई एक चाहिए।
ठीक है। तो सिर्फ पहला ही क्राइटेरिया वाले जो कैंडिडेट्स है उनको कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, बाकी कैटेगरी के लिए नेशनल लेवल एग्जाम की जरूरत है। और अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हैं तो आपका जो ये जो 60% मार्क्स है इसको 55% में कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप SC ST PWD कैटेगरी हैं तो ये 70% वाला मार्क्स 65 में कंसिडर किया जाएगा, मतलब आपको रिलैक्सेशन इतने का दिया जा रहा है। और आपका जो भी मतलब थ्रू आउट दी सेमेस्टर या थ्रू आउट द ईयर जितना भी परफॉर्मेंस हुआ है उसका एग्रीगेट जो है लेकर देखा जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन इन गेट और नेशनल एग्जाम इज वेव्ड ऑफ फॉर द कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी गई है, इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऐसे कैंडिडेट जो करेंटली रजिस्टर्ड हैं इन अ सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट परसुइंग बीटेक, बीई इंटीग्रेटेड एमटेक या इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम, और उन्होंने जो है दैट इज हु हैव कंप्लीटेड 6 सेमेस्टर और मोर, और उनके पास 8 या 8 से ज्यादा CGPA है 10 पॉइंट स्केल में, तो वो कैंडिडेट्स को किसी भी टाइप के गेट एग्जाम की या नेशनल लेवल एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन CGPA of 8 or above at the time of graduation and before they formally register for the PhD program। ठीक है, यानी कि 80% मार्क्स अगर आपका है और आप इस कैटेगरी में फॉल आउट होते हैं तो आपको किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट किए हैं CFTI से विथ 8 CGPA या 80% एग्रीगेटेड मार्क्स विथ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, तो भी आपका जो है नेशनल लेवल एग्जाम की जरूरत नहीं है। और अगर आपका MA MSc होके रखा है फ्रॉम IIT, ठीक है, आपने MA या MSc किया है, वो भी आपने IIT से किया है विथ 8 पॉइंट स्केल या 80% से ज्यादा, तो इन दैट केस अगेन आपको किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम की जरूरत नहीं है, यानी कि ये जो नेट गेट बाकी सारे एग्जाम देखे गए हैं उसकी जरूरत नहीं है। प्राइमरी इवैल्यूएशन की बात किया जाए तो प्राइमरी इवैल्यूएशन जो है आपके कितने मार्क्स स्कोर किए गए हैं उसके बेसिस पे किए जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट MBBS होके रखे हैं उनको जो है MTech के इक्विवेलेंट ट्रीट किया जाएगा, और वही जो है उनके ऊपर सारे रूल्स भी उन्हीं के लगेंगे। अब यहाँ पे कुछ रूल दिए गए हैं PhD फॉर द पार्ट टाइम। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड फुल टाइम PhD करना चाहते हैं तो क्या क्या रहने वाला है। So only employee of public sector undertaking or government department or research and developmental organization or private industries are eligible for the admission to these program। तो ये वाले जो कैंडिडेट्स है ना वही सिर्फ पार्ट टाइम PhD या स्पॉन्सर्ड फुल टाइम PhD के लिए एलिजिबल हैं, सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। जिनके बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन टू द पार्ट टाइम PhD MTech या MS प्रोग्राम। तो अगर आप पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आप एक्सपीरियंस से तभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर द पार्ट टाइम PhD अगर आपका क्वालिफिकेशन है ME MTech MS MD MDes या इक्विवेलेंट, तो आपको किसी भी टाइप के वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप BE BTech MSc MA MBA MBBS या इक्विवेलेंट हैं फ्रॉम CFTIs या सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पार्ट टाइम PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस आपको 1 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डिग्री है BE BTech MSc MA MBA MBBS या इक्विवेलेंट और आपने IIT दिल्ली से ही जो है प्रोजेक्ट किया है रेगुलर या प्रोजेक्ट बेसिस पे आपने क्वालिफिकेशन लिया है तो 1 ईयर की एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने BE BTech MSc MA MBA MBBS इक्विवेलेंट किया है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अदर देन CFTIs या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इन दैट केस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कहीं से भी कनेक्शन CFTIs के साथ नहीं है या IIT दिल्ली के साथ नहीं है और आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हो तो इन दैट केस जो पहला वाला क्राइटेरिया था वो तो फुलफिल होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का मतलब कि मास्टर के बाद एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। बाकी यहाँ पे इन्होंने MTech के बारे में लिखा जो कि हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं स्पॉन्सर फुल टाइम कैंडिडेट्स के लिए एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को NOC भी प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी देखे तो इन्होंने यहाँ पे MTech का शुरू कर दिया है। कुछ और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन है उसको भी हम देख लेंगे 1 बाय 1। यस, रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कितने % सीट कितने कैंडिडेट्स के लिए जो है एलिजिबल है। जैसे कि 15% सीट जो है SC के लिए है, 7.5% ST के लिए, 27% सीट जो है
ओबीसी एनसीएल के लिए 10% सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5% सीट जो है रेस्पेक्टिव दैट इज पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेंगी। यही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। बाकी यहाँ पे सेमेस्टर वाइज क्या क्या जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है मार्क्स का वो भी यहाँ पे दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, डायरेक्टली जो है आपको इनकी इस वेबसाइट पे विजिट करके, शुरुआत में ही आपको बताया था, उस वेबसाइट पे विजिट करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 200 लगेगा और बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 50 रुपीज यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं फॉर्म फिलअप के लिए, जो कि आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि किन किन चीजों की जरूरत है। हॉस्टल एकोमोडेशन के लिए भी आपको गाइड किया गया है, कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए भी गाइड किया गया है। फीस एंड पेमेंट यहाँ पे बोला गया है कि पर सेमेस्टर आपको कितना फी पे करना होगा, दैट इज इन द पीएचडी कैटेगरी। ठीक है, तो मास्टर के लिए भी दिया है। यहाँ पर हम पीएचडी की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको टोटल जो है पर सेमेस्टर 29,900 रुपीज पे करना पड़ेगा एज अ फी। ठीक है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 22,400। पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 39,900 एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए जो है 20,150। ठीक है, सो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 100% एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ट्यूशन फी को, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया है। बाकी आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली। वन टाइम चार्जेस वगैरह मेंशन किया है कि जब आप एडमिशन लेंगे ना तो वन टाइम चार्जेस क्या होंगे, पर सेमेस्टर क्या होंगे, ये सारी आई थिंक हॉस्टल की फी है। यस, हॉस्टल की फी है। तो अगर आप वहीं पे रह के करने वाले हैं, मतलब हॉस्टल में ही रहकर अगर आप अपने कोर्सेज वगैरह कंप्लीट करने वाले हैं तो आप गो थ्रू कर लेंगे, और अगर आपका वहां पे खुद का रेसिडेंस है तो अलग चीज है। पीएचडी की बात कर ले यहाँ पे तो वही चीज बोली गई है कि आपका दैट इज अ स्कीम ऑफ अवार्ड ऑफ टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी स्टूडेंट्स एग्जिस्ट। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आपका खुद का फेलोशिप है तो आप खुद का फेलोशिप एक्टिवेट करेंगे, और आपका खुद का फेलोशिप नहीं है और अगर आप सेलेक्ट कर गए तो फिर आपको इंस्टीट्यूट फंड करेगी, जिसको कि असिस्टेंटशिप अमाउंट कहा जाता है। ठीक है, इनिशियल के 2 साल के लिए आपको 37,000 मिलेगा और नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए जब आप एसआरएफ के लिए प्रमोट कर दिए जाओगे तो आपको 42,000 पर मंथ मिलेगा। जो वर्किंग आवर्स होगा या पर वर्किंग आवर्स या वीक असिस्टेंटशिप को प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 8। अदर कंडीशंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की है कि कौन कौन से क्या क्या केसेस रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि इंस्टीट्यूट की तरफ से ये जो आपको फंड मिलेगा ना पीएचडी के लिए, जिसको कि असिस्टेंटशिप अमाउंट कहा जा रहा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो कि जिनके पास अपना, मतलब जिनको बोला गया है कि उनको नेशनल लेवल एग्जाम की जरूरत नहीं है, तो सीधी सी बात है उनको खुद पे किया जाएगा। और मान लीजिए अगर नेशनल लेवल एग्जाम की जरूरत भी है और आप गेट क्वालिफाइड है, तो जैसे गेट का अपना फेलोशिप नहीं होता है, राइट, आईसीआर नेट का अपना फेलोशिप नहीं होता है, तो वो फेलोशिप जो है ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। लेकिन इनकी यही शर्त है कि भाई इनिशियली जब 2 साल के लिए आप जेआरएफ के लिए पोस्ट किए जाओगे तो हर एक साल के बाद, ठीक है, जब पहला ईयर क्रॉस किया जाएगा तो पहले ईयर के बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। परफॉर्मेंस आपको बेटर रखना होगा ताकि तभी आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट किया जाए। फिर नेक्स्ट ईयर में वापस से 37,000 पर मंथ मिले, इसके लिए पहले फर्स्ट ईयर आपको अपना परफॉर्मेंस वैसा सेटिस्फैक्ट्री रखना होगा। जो कि इन केस अगर आपके पास खुद का फेलोशिप होता है तो ये वाली चीज का प्रेशर कम होता है, बट इंस्टीट्यूट आपको फंड कर रहा है तो आपके परफॉर्मेंस को प्रॉपर ढंग से वो निगरानी में रखता है। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पे बोली गई हैं कि आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहना चाहिए, 7 पॉइंट स्केल आपको मेंटेन करना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। इतना ही नहीं, इनके पास बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी हैं जो कि आपको विद टाइम जो है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ऑल फुल टाइम स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट या कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट कैन बी पेड दैट इज ऑनरेबल ऑफ अप टू दी 25,000। तो अगर आप अलग से स्पॉन्सर प्रोजेक्ट या कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपको अलग से जो है 25,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा फ्रॉम पीआई या सीआई ऑफ दैट प्रोजेक्ट। इसके अलावा और भी यहाँ पे आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जैसे कि आपको दैट इज प्रोवाइड किया जाएगा 20,000 रुपीज once during the program as a partial finance assistance for presenting papers abroad in good academic conference। ठीक है, तो उसके लिए आपको 20,000 दिया जाएगा। इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं फॉर द एडिशनल फाइनेंस असिस्टेंस फॉर 1,80,000 रुपीज एज अ रिसर्च स्कॉलर ट्रैवल अवार्ड, यानी आरएसटीए के लिए भी आपको 1,80,000 मिल सकता है इफ यू पार्टिसिपेट
और अगर आप रेटा में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज दी रिसर्च एक्सीलेंस ट्रैवल अवार्ड, ठीक है, तो उस केस में आपको 2 लाख रुपीज भी यहाँ तक की एडिशनल ट्रैवल ग्रांट दिया जा सकता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं, लेकिन वही है कि ये अपॉर्चुनिटी की बात है, जो कैंडिडेट्स इस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, उनके लिए ये एक अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। तो आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर अप कर ली है। बाकी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे एडमिशन रिलेटेड दी गई हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड दी गई हैं कि हाँ हेल्पलाइन नंबर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है पीएचडी के लिए एक तरीके से कुछ द इंस्टीट्यूट ऑफर रिसर्च प्रोग्राम लीडिंग टू द डिग्री ऑफ पीएचडी इन द फॉलोइंग एरियाज। अब यहाँ पे कुछ एरियाज मेंशन है कि कौन कौन से एरियाज में जो है आपको पीएचडी प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, तो उन एरियाज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड मैकेनिक्स है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। तो जो लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स है ना, आई थिंक ये सेकंड वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे, ये वाला बायोटेक्नोलॉजी वाला, यस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इस वाले डिपार्टमेंट में लाइफ साइंस वाले कैंडिडेट आई थिंक फॉल आउट करेंगे। बाकी देख लेते हैं कुछ और भी है, यानी इंजीनियरिंग हो गया ये तो। दूसरा देखें केमिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आई थिंक केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी देखिए, केमिस्ट्री भी डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कि अगर जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, क्लोनिंग एंड प्रोटियोमिक्स हो गया, तो ये कहने को न्यूक्लिक एसिड बायोकेमिस्ट्री हो गया। इसके अलावा यहाँ पर और भी दैट इज पॉलीमर पे काम हो गया, तो बायोलॉजिकल सिस्टम पे काम हो गया। तो कहने को मतलब देखने में ये लगेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे भी बायोलॉजिकली केमिस्ट्री पे काम किया जा रहा है, राइट। तो इन दैट केस ऑल्सो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके इंटरेस्ट का यहाँ पे फील्ड मिलता है। तो जस्ट बिकॉज डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है तो दैट डजंट मीन कि आपको अपने इंटरेस्ट का वहां पे कुछ मिलेगा नहीं, वो आपको अपने एंड से एक बार चेक करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, आई थिंक यहाँ पे तो नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे। मैथमेटिक्स भी है यहाँ पे, और मटेरियल साइंस में भी आई थिंक नहीं होगा। कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ओके, आई थिंक और साइंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे। एटमोस्फियरिक साइंस है यहाँ पर, आई थिंक इसमें जो हमारा 5th कैटेगरी है, दैट इज CSIR इन अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस वाला, वो वाली कैटेगरी शायद इसमें फॉलो आउट होगी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी आपको जो है बहुत सारे देख सकते हैं आप, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा देखा जाए यहाँ पर फिजियोथेरेपी हो गया, वेटनरी साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, होम्योपैथी हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट। फिर है सेंट्रल, ओके, यहाँ तो नहीं होगा। यस, आई थिंक मोर और लेस हमने ये देख लिया। हम इसको एक बार अपने एंड से भी गो थ्रू कर लेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाए कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है हमने एक जो मेन में इंफॉर्मेशन था उसी को कवर किया है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप अपने एंड से इस ब्रोशर को एक बार जरूर डाउनलोड कीजिएगा और एक तरीके से जो है डिटेल में गो थ्रू कीजिएगा अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो। इस कोर्स से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।